हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की बेटे 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कराया जा चुका है और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है ईरान, सी है म्यांमार और डी है बांग्लादेश। तो भारत के साथ किसकी सीमा जो है नहीं लगती? ईरान की नहीं लगती है। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा जो भारत के साथ लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान है। ओके, और सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश। ओके, क्रम से याद रखिएगा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है घूमर राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहू बिहार, ऑप्शन सी है भांगड़ा पंजाब, ऑप्शन डी है लावड़ी महाराष्ट्र। ओके, तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? गलत है बिहू बिहार जो है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी गलत है क्योंकि बिहू बिहार का नहीं, ये असम का है। ओके, बाकी सभी ऑप्शन सही है, घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है एंड बिहू जो है ये असम का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है व्यास सम्मान और ऑप्शन डी है गीता चोपड़ा पुरस्कार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कि साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा है? ये व्यास सम्मान है। ओके, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सेकंड नंबर का सबसे बड़ा सम्मान है व्यास सम्मान, और फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो कौन सा सम्मान है? ज्ञानपीठ। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो सबसे बड़ा सम्मान है जो कि साहित्य के क्षेत्र का है, और आपका सेकंड नंबर पे हो जाएगा व्यास सम्मान। ओके, चलिए, और अगर बात करें तो ये यानी कि व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किस संस्था के द्वारा दिया जाता है या किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ओके, अगर बात करें इसमें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, और अशोक चक्र की बात करें और गीता चोपड़ा पुरस्कार की बात करें तो ये जो है ये वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ओके, और करंट अफेयर की बात करते हैं, इसमें आपका जो ज्ञान व्यास सम्मान की बात करें, क्योंकि यहाँ व्यास सम्मान ही पूछ रहा है, तो अगर बात करें 2022 का ज्ञान व्यास सम्मान किसे दिया गया है? ठीक है, तो 2022 का व्यास सम्मान जो ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। इनकी उपन्यास के लिए, इनका उपन्यास क्या है? पागल खाना। ओके, तो 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ओके, सबको पता ही होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है स्टार्ट कब हुआ था? ये आपको 2015 में स्टार्ट हुआ था। ओके, अगर बात करें इसकी थीम क्या है 2023 की, तो इसकी थीम जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023, इसका जो थीम है इस बार का वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ओके, याद रखिएगा। और अगर बात करें तो इस बार जो योग दिवस है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये कहाँ पे योग कार्यक्रम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इन्होंने योग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ओके, नेक्स्ट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका रोम में है। ठीक है, जो कि इटली की राजधानी है रोम, आपको पता ही होगा। ओके, और विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है ये कब स्थापित किया गया था? ये 1961 में स्थापित किया गया था, तो डेट भी याद रखिएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी डैश की आत्मकथा है। तो बात करें द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये किसकी आत्मकथा है? ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में अभी तो ये 550 है, सही होगा इसका आंसर। आपको बता दें कि लोकसभा के सदस्य जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती थी? पहले 552 हो सकती थी। 552 में अधिकतम जो है 530 राज्यों से होते थे और 20 जो है वो संघ राज्यों से होते थे। ठीक है, और प्लस जो है 2 जो होते थे वो एंग्लो इंडियंस होते थे। ठीक है, फिर क्या किया गया? ये जो है 104वां संविधान संशोधन लाया गया 2019 में। ओके, तो 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 104वें
संविधान संशोधन द्वारा, जो कि आपका 2019 में लाया गया। इसके तहत क्या किया गया, जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व था, उसे जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो 552 से घटकर ये लोकसभा की बात करें तो 552 अधिकतम हो सकती थी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन जो है आपका 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल समुदाय के जो सदस्यों का जो है प्रतिनिधित्व ये समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। तो वर्तमान में यही सही माना जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। तो 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? इसमें क्या कह रहा है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, एलपीजी रिफॉर्म की बात कर रहा है। ओके, ये आपका जो है एलपीजी रिफॉर्म की बात कर रहा है। एलपीजी रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। तो एलपीजी रिफॉर्म ही है क्या, आपकी नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लाई गई थी। इसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों ही रणनीति अपनाई गई थी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए दिया है गांव की सड़कों के सुधार को, ऑप्शन बी है बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, ऑप्शन सी है सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, और ऑप्शन डी है खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग को। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, अगर आपने हरित क्रांति डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि चैनल पे कवर कराया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे हरित क्रांति आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ओके, तो हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो क्या था, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना, और सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को अपनाना, और खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो हरित क्रांति में कौन सा शामिल नहीं था अगर बात करें, तो ये था आपका ऑप्शन ए जो है, ये शामिल नहीं था, गांव की सड़कों को सुधार करना, ये जो हरित क्रांति का उद्देश्य नहीं था। बाकी ये सभी जो है ऑप्शन सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही आपका शामिल नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था, यानी लिबरल बनाया था। कब बनाया था? 1993 में। ठीक है, और जब ये लाइसेंसिंग नीति को जब उदार बनाया गया था, तो जो है काफ़ी संख्या में सहकारी बैंकों की संख्या में जो है वृद्धि हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्कला, चौवारा, चवाक्कड़ और नत्तीका डैश 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 राज्य में समुद्र तट हैं, यानी कि ये सभी समुद्र तट के नाम दिए हुए हैं। क्या? वर्कला है, चौवारा है, चवाक्कड़ है और नत्तीका। ये जो भी समुद्र तट दिए गए हैं, ये किस राज्य में पड़ते हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरल। तो ये सभी समुद्र तट कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये 1952 में हुआ था। आपको इसके जो है डिटेल बता देते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 6 अगस्त भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 रेड डालिएगा। ठीक है, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ओके, और बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक संविधानेतर निकाय बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, कौन होता है? ये पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, ये योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करता है एवं राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता है, और आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव भी देता है। ठीक है, जिससे जो है सभी योजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम का मतलब क्या है? न्यूटन का पहला नियम जो है वो क्या है कि अगर कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है तो गति अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। ओके, चलिए ये हो गया आपका जड़त्व का नियम। और थर्ड नियम जो है आपका, न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पहला नियम जो है वो किस नाम से जाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा नियम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, और तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों का नाम, पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो ये तीनों ही आप नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ओके, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लैमार्क और डे ब्रीज। ओके, तो जो है आपका क्या पूछा इसमें, अनुवांशिकी का जनक ना, तो अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ओके,
और बात करते हैं, इसे बात करें कि शरीर क्रिया विज्ञान के जनक, तो शरीर क्रिया विज्ञान के जनक जो हैं क्लाउड बर्नार्ड कहलाते हैं। और अगर बात करें भूगर्भ शास्त्र यानी फादर ऑफ जियोलॉजी कौन कहलाते हैं? जेम्स हटन कहलाते हैं। इसके अलावा बात करें अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के जनक, जो कि हमने पढ़ लिया, इनको किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये अरस्तु कहलाते हैं। और अगर बात करें फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। ओके, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये सारे नाम भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल हैं। तो किस बीमारी को जो है 3D के नाम से जानते हैं? स्कर्वी, ऑस्टियोपोरोसिस, जीरोफ्थैल्मिया या पेलाग्रा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेलाग्रा को जो है 3D की बीमारी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 3D का मतलब क्या है? ओके, तो 3D का मतलब क्या है? एक डी का मतलब क्या हो गया आपका? डायरिया, दूसरे डी का मतलब हो गया आपका डिमेंशिया और तीसरे डी का मतलब हो गया डर्मेटाइटिस। ओके, तो ये है 3D के नाम से जाने जाते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है? पेलाग्रा। ओके, चलिए, और बात करें कि ये जो रोग है आपका 3D यानी कि पेलाग्रा, ये विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। और बात करें B3 यानी विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। ओके, चलिए, इसी की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है, जिसे 3D के नाम से जानते हैं, ठीक है। डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं? यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है और क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा क्या है? धोने के सोडे को और किस नाम से जानते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट को ही धोने का सोडा कहते हैं। और अगर बात करें इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र इसका होता है Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। Na सोडियम होता है और कार्बोनेट क्या हो जाता है आपका? CO3 हो जाता है, Na2CO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार जो ये अनुच्छेद 14 में है वर्णित। ओके, और बात करें और सभी अनुच्छेदों की, तो बात करते हैं अगर अनुच्छेद 13 में, तो अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 बात करता है क्या? मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है। ओके, और 14 क्या है आपका? विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और अगर बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं अगर अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 क्या करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। ओके, और अनुच्छेद 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बात करता है? अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है। अनुच्छेद 17 बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। और अगर अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत से संबंधित है। और बात करें कि हमारा जो मूल अधिकार प्रदान किया है संविधान में दिया गया है, वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, जिसमें हमें कुल टोटल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके, और बात करते हैं कि समानता का अधिकार जो है, तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? ये 14 से 18 तक है। कुल टोटल 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, क्योंकि 14, 15, 16, 17, 18। ओके, याद रखिएगा, कुल 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार का वर्णन है, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 जो है, जिसमें कहा गया है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ओके, और अगर आपको बता दें इसमें कि जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख जो है, ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बात करें तो कम से कम 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आपको पूरी तरह से रटा होना चाहिए अनुच्छेद। ओके, इसको बिल्कुल अच्छे से रट डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 से 51 के अंतर्गत ही हमारी नागरिकता, ओके, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे अधिकार भी दिए हुए हैं, हमारे कर्तव्यों की भी बात की गई है। तो आपको अनुच्छेद 1 से 51 तक का आपको पूरी तरह से रटना चाहिए, आपको बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ओके, अगर आपको बता दें कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है।
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब हुई थी, तो इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और इनकी जो ये अध्यक्षता थी वो अस्थायी थी, ठीक है? उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर को, ठीक है? 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई, तब इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? निर्विरोध चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक जब कब हुई थी ये? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है? और जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध जो है ये किस अनुसूची में? ऑप्शन इज करेक्ट, 7वीं अनुसूची में है। ओके, और अगर बात करें 7वीं सूची के संबंध के बारे में, ठीक है, तो अनुच्छेद 246 जो है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है और इसी के तहत जो है 3 सूचियां दी गई हैं, ठीक है? 3 सूचियां क्या हैं? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ओके, जिन्हें संविधान के 7वें अनुसूची में इनका जो है वर्णन किया गया है। ओके, अनुच्छेद की बात करें, केंद्र राज्य संबंधों की विधायी शक्तियों के बंटवारे की जो बात है वो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर जो है ये 246 में की गई है, ठीक है? लेकिन अगर बात करें, ठीक है, 3 सूचियों के बारे में, ठीक है, ये आपकी कौन सी अनुसूचियां हैं? तो कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो बात करें संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण जो है ये कौन करता है? आपका उच्च न्यायालय करता है। ओके, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। ओके, और यह किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यह अधीनस्थ न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति इसको दी गई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये कब की थी? ऑप्शन ए दिया है 1936, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1938 और ऑप्शन डी है 1939। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी ये ऑप्शन डी इज करेक्ट 1939 में की थी। ओके, आपको बता देते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यानी ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है ये आपके पेट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताने जा रहे हैं जो कि आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने 1938 में क्या किया था? हरिपुरा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1938 में, ठीक है? 1938 में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद इन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, यानी कि 1938 और 1939 दोनों की ही अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1938 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई है और उसके बाद 1939 में ही, ठीक है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ओके, और 1941 में ये जर्मनी चले गए थे। ओके, और उन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। ये भी याद रखिएगा, 1943 में आजाद हिंद फौज की इन्होंने बागडोर संभाली थी, ठीक है? और प्राय इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता ही होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है हम बात करते हैं, ठीक है? तो नेताजी की उपाधि किसने दी थी इन्हें? तो नेताजी की उपाधि जो है ये जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने इन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नेताजी की उपाधि जो है ये सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। ओके, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। ओके, 1939 में इन्होंने त्रिपुरी में अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की। ओके, 1941 में जर्मनी चले गए और 1943 में ही आजाद हिंद फौज की इन्होंने बागडोर संभाली और जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा इन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की गई थी। ओके, चलिए अगला है, डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, सभी को पता होगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है कब वापस लिया था और क्यों लिया था? तो ये चौरी चौरा की घटना जब हुई थी गोरखपुर में, ओके, इसलिए गांधी जी ने अपना जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था या वापस ले लिया था। ओके, बात करें चौरी चौरा घटना की, तो ये चौरी चौरा की घटना जो हुई थी ये कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ओके, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी, याद रखिएगा। और ठीक है, इसी से क्षुब्ध होकर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ओके, और इस आंदोलन को स्थगित कहाँ किया था इन्होंने? तो 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को जो है बारडोली में
कांग्रेस की बैठक में ही जब कांग्रेस की बैठक हुई बारडोली में, ठीक है, तो वहाँ पे ही इन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? ये आपको असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो बात करें स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? ये जनवरी 1923 में किया गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी का जो गठन है जनवरी 1923 में किया गया था, क्योंकि 1922 में ही जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ओके, अगर बात करें तो इसका गठन हुआ जनवरी 1923 में, और इसका गठन किसने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ओके, सी.आर. दास ने इसकी अध्यक्षता की थी और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महासचिव थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन जो है ये जनवरी 1923 में हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ओके, और इसका गठन किसने किया था? दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सी.आर. दास जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और मोतीलाल नेहरू जो है ये इसके महासचिव थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यानी बिना इंजन के कार। ओके, किसने कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये आपका किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद द्वारा। ओके, बात करें ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना जो है ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया था। ओके, और HSRA का यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन करने का उद्देश्य क्या था? समाजवादी और गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जो है वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। ओके, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड की बात करें तो ये आपका 1793 में लागू किया गया था। ओके, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, और कॉर्नवालिस कोड जो है जिसे कॉर्नवालिस संहिता भी कहा जाता है, ये शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, या थी, जिसके तहत कर और प्रशासन को जो है अलग कर दिया गया था। ओके, इसे ही क्या कहा जाता था? कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, या कॉर्नवालिस संहिता, जो कि कबीला सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो कि पाकिस्तान में नहीं है? सोरतुगुई, कोटडीजी, बालाकोट, चनहुदड़ो। तो सोरतुगई जो है ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये अफगानिस्तान में। ओके, तो सोरतुगई जो है अफगानिस्तान में है, बाकी कोटडीजी, बालाकोट और चनहुदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या किस अभिलेख में जो है या शिलालेख में लिखा गया है, इनका वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो किसमें मिलता है ये? इलाहाबाद स्तंभ यानी प्रयागराज स्तंभ में मिलता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, जो समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक थे हरिशेन, इनके दरबारी कवि थे हरिशेन, इन्होंने ही संस्कृत भाषा में इसमें जो है प्रशंसात्मक वर्णन किया है, इसमें प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, नाम याद रखिएगा, इतिहासकार थे कौन? विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को इनकी वीरता और विजयों के नाते इनको क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ये याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन, और हरिशेन ने ही संस्कृत भाषा में जो है प्रयाग प्रशस्ति पे इनकी प्रशंसा की हुई है, और उसी का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति पर है। ओके, चलिए याद रखिएगा। अगला है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? ओके, तो बात करते हैं शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये 1627, या इनकी दो डेट देती है 1630, एक ऑफिशियली है और एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। ओके, तो अगर ऑप्शन में 1627 दिया है या 1630 दिया है तो दोनों ही आपका सही हो सकता है। यहाँ पे 1630 तो कहीं नहीं दिया है, 1627 ही दे रहा है, अगर दे रहा है तो ऑप्शन में। ओके, तो बात करें शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ओके, और अगर बात करें इनकी मृत्यु तो 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और राजा अभिषेक इनका कब हुआ था? 1674 में हुआ था। ओके, तो किस ऑप्शन में 1627 और 1674 दिया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये 1627 में हुआ था, और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कब की थी? तो 1674 ईस्वी में इन्होंने जो है अपना राज्याभिषेक कराया था, और इसके बाद इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, और इनकी जो मृत्यु है ये 1680 ईस्वी में हो गई थी। तो ये आपको दोनों याद रखना है। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है?
तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर-नवंबर के दौरान वर्षा होती किस राज्य में? ये होती है तमिलनाडु में, ओके। उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा होती है। ओके, नेक्स्ट है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में कौन-सी वनस्पति पाई जाती है? झाड़ी टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पे जल का अभाव होता है, ठीक है? इसलिए बड़ी वृक्ष और वनस्पतियाँ नहीं पाए जाते। ओके, नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नदी की तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ओके, और बात करें गोदावरी नदी की तो ये देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण भी करती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के हिसाब से सही है? ठीक है, तो पहले इसमें दे रहा है बोमडीला। बोमडीला जो हिमाचल प्रदेश कह रहा है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश कह रहा है, लिपुलेख उत्तराखंड में कह रहा है और रोहतांग सिक्किम में कह रहा है। कह रहा है कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के हिसाब से सही है, यानी एक ही सही है बाकी सब गलत है। ओके, तो अगर बात करें ऑप्शन लिपुलेख उत्तराखंड, तो आपका इसमें जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड में है। ओके, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। अगर आपको बताएं बोमडीला जो है ये कहाँ है? बोमडीला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, और नाथुला जो है ये आपका सिक्किम में पड़ता है। नाथुला सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, और रोहतांग जो है ये कहाँ है? रोहतांग आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और लिपुलेख आपका जो है ये उत्तराखंड में था। ये हमने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ओके, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। अगर बात करें अहमदाबाद, ठीक है, यह गुजरात राज्य में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ओके, और अगर बात करें अहमदाबाद की तो ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और अगर बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक। और अगर बात करते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये तीनों ही क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सा है आपका? यहाँ पे कौन सा स्थान है? पंतनगर है। पंतनगर कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में है पंतनगर। ओके, और इसे ही हरित क्रांति का प्रारंभिक जो है स्थल माना जाता है। और हरित क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई थी? ये हुई थी 1966-67 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, और पूरे विश्व में बात करें हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, जो कि मैक्सिको के थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, एक तरफ देश है एक तरफ मुद्रा। ओके, देख लेते हैं, यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? यूक्रेन में कौन सी मुद्रा चलती है? रिवनिया। यूक्रेन की मुद्रा का नाम है रिवनिया। ओके, भूटान की मुद्रा का नाम है नोबुलट्रुम। भूटान की मुद्रा का नाम है नोबुलट्रुम। ओके, और क्यूबा, क्यूबा की मुद्रा है कौन सी? पेशो है। क्यूबा की मुद्रा पेशो है। एंड रोमानिया की मुद्रा है रोमानियन ल्यू। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट था कि रोमानिया की मुद्रा क्या है? रोमानियन ल्यू। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यूक्रेन, यानी ए का क्या हो गया हमारा? तीसरा, यानी रिवनिया। तो ए का तीसरा कहाँ दिया? ऑप्शन ए, ठीक है। बी का 1 दे रहा है नोबुलट्रुम, भूटान का नोबुलट्रुम, और क्यूबा का चौथा दे रहा है पेशो, एंड डी है रोमानिया। रोमानिया का जो है दूसरा हो जाए रोमानियन ल्यू, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसका सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।